आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं गायत्री महाविद्यालय सांचौर जालौर की ओर से स्वागत करता हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास है क्लास बीएससी थर्ड ईयर और सब्जेक्ट बॉटनी के लिए। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो हमारा आज का टॉपिक है लाइगेज एंजाइम। आपने पढ़ा होगा इससे पूर्व की क्लास में कि लाइगेज एंजाइम क्या होते हैं। आपका सोचना बिल्कुल सही है कि लाइगेज एंजाइम डीएनए के अणु को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। हमने केवल इतना ही पढ़ा था, लेकिन आज की इस क्लास में हम इस एंजाइम को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके लिए कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आ जाए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक लाइगेज एंजाइम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, इसकी यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, कितने प्रकार के लाइगेज एंजाइम होते हैं तो इसके संदर्भ में पढ़ेंगे हम। बैक्टीरियोफेज, इकोले लाइगेज, टेक डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज। इसके अतिरिक्त इस एंजाइम की एप्लीकेशंस क्या है और हमने ये टॉपिक कहाँ से प्राप्त किया है रेफरेंस के रूप में पढ़ेंगे हम। लाइगेज एंजाइम एक उत्प्रेरक एंजाइम है जो कि फास्फोडाइएस्टर बंध को बनाने में प्रयुक्त होता है। और कहाँ से करेगा? ये दो डीएनए अणु के अथवा आरएनए अणु के पांचवें फॉस्फेट समूह और तीसरे हाइड्रोक्सी समूह के बीच में बंध बनाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो वो भी क्या करता है? वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने का कार्य करता है, जबकि ये लाइगेज एंजाइम उस फॉस्फोडाइएस्टर बंध को बनाने का कार्य करता है। सेकेंड नंबर, ये कोवेलेंटली लिंक और डीएनए खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। डीएनए लाइगेज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज टू ligate non canonical substrate such as a blunt and duplex RNA, DNA, हाइब्रिड और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो हम सारांश में कह सकते हैं कि डीएनए के दो खंडों को जोड़ने में लाइगेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। ये एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है? तो एंजाइम डीएनए लाइगेज कोवेलेंट फॉस्फोडाइएस्टर बंध को जोड़ता है, जो पांचवें हाइड्रोक्सी समूह और पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट समूह तथा तीसरे कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ता है। तो एक जो एक्सेप्टर न्यूक्लियोटाइड होगा जो तीसरे कार्बन पर स्थित हाइड्रोक्सी समूह होगा, और दूसरा डोनर होगा जो पांचवें कार्बन पर उपस्थित फॉस्फेट समूह होगा। तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करता है? ये एक बंध का निर्माण करता है, जिसको फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। इस एंजाइम की क्रियाविधि के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, और ये एटीपी मूल रूप से एएमपी से प्राप्त होती है। तो ये एडिनाइलेशन ऑफ ए रेजिड्यूज इन द एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम पायरोफॉस्फेट। फिर एंजाइम करता क्या? ट्रांसफर ऑफ एएमपी टू द 5' फॉस्फेट सो कॉल्ड डोनर और फॉर्मेशन ए पायरोफॉस्फेट बॉन्ड का निर्माण करता है। जब फॉस्फेट बंध का निर्माण हो जाता है तो उस स्थिति में ये हाइड्रोक्सी समूह से H समूह और फॉस्फेट के वो समूह से जल के अणु को बाहर निकाल करके एक बंध का निर्माण करता है। इस बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से लाइगेज एंजाइम शर्करा के तीसरे कार्बन पर उपस्थित OH और पांचवें कार्बन पर उपस्थित फॉस्फेट बंध के मध्य बंध का निर्माण करता है। इस क्रिया के लिए एटीपी
जरूरी होती है। एटीपी से निर्मित होने वाले एएमपी इस क्रिया के दौरान सबसे पहले 5' के फॉस्फेट समूह पर जुड़ता है, जिससे वो सक्रिय हो जाता है। इस एंजाइम की यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है? तो सभी लाइगेज एंजाइम के लिए एक वेस्ट यूनिट होती है जो एंजाइम को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। वो सामान्य तौर पर 1N मोल रेडियो लेबल फॉस्फेट के रूप में होती है। ये एंजाइम की मात्रा रेडियो लेबल फॉस्फेट को पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। सामान्यतः ये 20 मिनट तक यदि 30 सेंटीग्रेड तापमान के अंदर रखा जाता है तो इस प्रकार की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? कुल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है बैक्टीरियोफेज T4 DNA लाइगेज। ये सामान्यतः T4 नामक बैक्टीरियोफेज से व्युत्पन्न किया जाता है। ये एक मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। इस एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट है वो 68 किलो डाल्टन होता है, जो बैक्टीरियोफेज के जीन 30 के द्वारा कोडित होता है। ये लाइगेज एंजाइम स्पेसिफाई होता है और वेयर सिंगल स्ट्रैंड एंड डुप्लेक्स आरएनए डीएनए और आरएनए डीएनए हाइब्रिड। किसके लिए स्पेसिफाई होगा? डुप्लेक्स आरएनए के लिए, डीएनए के लिए, अथवा डीएनए आरएनए हाइब्रिड, जिसमें एक रेडियो आरएनए की हो एक रेडियो डीएनए की हो, उस हाइब्रिड न्यूक्लिक एसिड के लिए प्रयुक्त होता है। वो T4 किस प्रकार से एक्टिविटी करता है? तो ये एक डीएनए के रेसिड्यू है, एक खंड है, दूसरा डीएनए खंड ये है। तो सामान्यतः T4 डीएनए लाइगेज ए, टी, टी, सी और ए के मध्य बॉन्ड बनाने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप ये पूरक डीएनए खंड से जुड़ करके एक नए डीएनए खंड का निर्माण कर देता है। जिस एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं वो लाइगेज एंजाइम है। इस एंजाइम का एप्लीकेशंस क्या है? तो नंबर फर्स्ट, ये एंजाइम दो कोहेसिव एंड को जोड़ने का कार्य करता है, चिपचिपे सिरों को जोड़ता है। जोड़ने से एक नए डीएनए खंड का निर्माण होता है। दूसरा, ब्लंट एंड टर्मिनी युक्त होता है, दो समान खंड होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं। इन डीएनए खंडों को भी ये जोड़ता है। और जोड़ेगा कैसे? इस ब्लंट खंडों को जोड़ने के लिए सामान्य तौर पर इसमें मोनोवैलेंट कैटायन की आवश्यकता होती है और लो कंसंट्रेशन ऑफ पीईजी होती है। इससे इनकी उपस्थिति में ब्लंट एंड के डीएनए खंड बहुत तीव्र गति से जुड़ते हैं। लेकिन जब दोनों प्रकार के एंड के जोड़ने की बात करें, दोनों प्रकार कौन से प्रकार के सिरे सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे, तो एक तो होता है स्टिकी एंड वाले और दूसरे होते हैं ब्लंट एंड वाले। तो इसमें से लाइगेज एंजाइम बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है स्टिकी एंड को जोड़ने में, और उससे कम गति होती है वो होती है ब्लंट एंड के वाले। लेकिन मोनोवैलेंट कैटायन और लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को मिला दिया जाए तो ब्लंट एंड के जुड़ने की क्रिया किससे? लाइगेज से थोड़ी सी फास्ट होती है। इसके अतिरिक्त इस एंजाइम का एप्लीकेशन क्या है? ये लाइगेशन ऑफ सिंथेटिक लिंकर और एडेप्टर, सिंथेटिक लिंकर को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइगेज एंजाइम हमेशा डीएनए खंडों को जोड़ता है। ये जो एक आउटलाइन है वो आउटलाइन बता रहा है कि आप लाइगेज या लाइगेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है।
तो जो पहला जो प्रोसेस है वो लाइगेटिंग ब्लंट एंड है। एक डीएनए खंड ये, दूसरा डीएनए खंड ये, दोनों के सिरे हैं वो ब्लंट है और ब्लंट खंड जुड़ करके एक नए प्रकार के काइमेरिक हाइब्रिड डीएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक। सेकेंड टाइप में क्या होता है, दो स्टिकी प्रकार के एंड होते हैं। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपे सिरे पर, जिसमें एक रज्जु लंबी होती है जबकि दूसरी रज्जु होती है वो छोटी होती है। इन दोनों डीएनए खंडों को भी जोड़ करके एक हाइब्रिड डीएनए का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें दोनों रज्जु होती है वो हमेशा डिसकंटिन्यू होती है और डिसकंटिन्यू डीएनए जुड़ करके एक नए डीएनए का निर्माण कर सकता है। दूसरे प्रकार का जो डीएनए है वो लाइगेज एंजाइम, वो ई कोलाई के अंदर पाया जाने वाला लाइगेज एंजाइम है। ये लाइगेज सामान्य तौर पर ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको ई कोलाई लाइगेज कहते हैं और इसके लिए NAD+ कोफैक्टर के रूप में प्रयुक्त होती है। ये एक मोनोमेरिक एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 74 किलो डाल्टन होता है और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, जिसमें डुप्लेक्स डीएनए के होता है, उसमें जोड़ने का कार्य करता है। ये एंजाइम सामान्य तौर पर नैरो सबस्ट्रेट के लिए विशेष होता है और उसी प्रोसेस को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस एंजाइम की एप्लीकेशन क्या है, किसकी? ई कोलाई डीएनए की। तो ई कोलाई डीएनए वो हमेशा स्टिकी एंड को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है नॉर्मल रूप से, जबकि बैक्टीरिया फेज का होता है वो स्टिकी और ब्लंट एंड दोनों के डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा होता है क्लोनिंग ऑफ फुल लेंथ cDNA, कम्प्लीमेंट्री डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए भी प्रयुक्त होता है ये। तीसरे प्रकार का डीएनए वो टेक डीएनए लाइगेज एंजाइम। टेक थर्मोस्टेबल या थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला लाइगेज है। ये एक थर्मोस्टेबल लाइगेज एंजाइम है, जैसा कि इस बैक्टीरिया से, कौन सा बैक्टीरिया? TAQ, टेक बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला पॉलीमरेज भी थर्मोस्टेबल होता है। तो आसानी से थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से पाए जाने के कारण ये थर्मोस्टेबल होता है। और सेकेंड, ये लाइगेज एंजाइम क्लोन करने के लिए और एक्सप्रेस टू हाई लेवल इन बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। इस लाइगेज एंजाइम का उपयोग मुख्य रूप से उत्परिवर्तन को डिटेक्ट करने में किया जाता है। कब होता है? जब थर्मोस्टेबल डीएनए लाइगेज हमेशा एक्टिविटीज़ के बाद में हाई टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये डीएनए सामान्य तौर पर एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी सामान्य तौर पर मैमेलियन डीएनए के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है T4 RNA लाइगेज। T4 RNA लाइगेज केवल फेज RNA युक्त होता है। ये एक फेज RNA है जो कि RNA की जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये भी डीएनए लाइगेज एंजाइम की तरह ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने में प्रयुक्त होता है। ये एंजाइम भी एक मोनोमेरिक एंजाइम होता है जिसमें 373 रिड्यूस्ड एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मेमिलियन कोशिका के अंदर भी कई प्रकार के लाइगेज एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि हम डीएनए रेप्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जब उपकाजा के खंडों का निर्माण हो जाता है उस स्थिति में आरएनए प्राइमर को जोड़ करके इन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब वो कौन करता है? वो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी एक प्रकार का लाइगेज एंजाइम है। इसको हम डीएनए लाइगेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे डीएनए लाइगेज सेकेंड प्रकार के भी लाइगेज एंजाइम पाया जाता है जो स्प्लाइस्ड फ्रॉम डीएनए लाइगेज थर्ड से इसको प्राप्त किए जाते हैं। तीसरे प्रकार के लाइगेज एंजाइम होते हैं वो डीएनए लाइगेज थर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉम्प्लेक्स विथ डीएनए रिपेयर प्रोटीन XRCC1 टू ऐड इन द सीलिंग बेस एक्सक्रीशन म्यूटेशंस एंड रिकॉम्बिनेट फ्रेगमेंट। और चौथे प्रकार के होते हैं वो है डीएनए लाइगेज फोर्थ जो कि नॉन होमोलोगस एंड को
ज्वाइनिंग करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मेमेलियन कोशिका के अंदर भी कुल 4 प्रकार के डीएनए लाइगेज पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस के माध्यम से डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज जो फोर्थ होता है वो सामान्य तौर पर जनरेट डाइवर्सिटी इम्यूनोग्लोबिन एंड टी सेल रिसेप्टर